इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो 5 T20 मैच होना है उसमें से 3 शुरुआत के मैचों में तिलक वर्मा नहीं खेल सकते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल इशू। मनरेगा में पैसों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। पता है कितने पैसों का हेराफेरी? 302 करोड़ से ज्यादा का। और ये रिकॉर्ड पता है कितने दिनों का है? ओनली 8 महीने का रिकॉर्ड है। 8 महीने में इतना ज्यादा धोखाधड़ी हुआ है। इसमें शामिल पता है कौन कौन है? ठेकेदार, अधिकारी और बैंक मैनेजर। और सबसे ज्यादा मामला पता है कहां का है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, मतलब 25 राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का ये आंकड़ा है। हर एक राज्य में एक ना एक जिला ऐसा है जहां पे गड़बड़ी हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है मजदूरों के साथ। केंद्र सरकार से पैसा ले लिया जाता था और राज्य में ऐसा शो किया जाता था कि पैसा मजदूरों को दिया जा रहा है, बट ठेकेदार, बैंक मैनेजर और अधिकारी आपस में बांट लेते थे। अब ये सिर्फ इनके पास तो ये पैसा रहता नहीं होगा। मान लिया आंध्र प्रदेश की बात है या तमिलनाडु की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, सरकार तो जरूर इसमें संलिप्त होगी। बिना सरकार के तो ये कोई काम होगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ हम इसमें कांग्रेस को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सब स्टेट में कांग्रेस का तो राज्य है नहीं। पश्चिम बंगाल में भी इसमें घोटाला आया है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है इसमें। तो फिर सब ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मनरेगा में सिर्फ कांग्रेस भ्रष्टाचार करती थी? क्योंकि ये रिकॉर्ड खुद भारत सरकार जारी की है। इस रिकॉर्ड में ये सब मामले हैं। 302 करोड़। और पैसे की हेराफेरी पता है कैसे होता था? पैसे आते थे केंद्र सरकार के पास से, हर एक स्टेट में वहां से पैसे निकलते थे और ऐसा शो कर दिया जाता था छोटे छोटे टुकड़ों में कि यहाँ पे ये बना है, यहाँ पे डैम बना है, यहाँ पे मजदूर को ये दिया गया, मजदूर को वो दिया गया। और जबकि ग्राउंड लेवल पे वो उसका काम ही नहीं हुआ है कभी। मान ली कोई डैम के लिए पैसा निकला, कोई ग्राउंड लेवल पर तालाब बनाने के लिए निकला, उसका काम ही नहीं हुआ है कभी। सोचो तो क्या सिर्फ अधिकारी, ठेकेदार और बैंक मैनेजर के तीनों के मिले भगत से ये काम हो सकता है बिना सरकार के लिप्त के? इतना बड़ा घोटाला हो रहा था। 100 दिन का काम दिया गया, 100 दिन में से एक दिन भी काम नहीं दिया गया, पैसे निकाल लिया गया और भ्रष्टाचार। क्या जो जो इसमें संलिप्त है केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये हर एक स्टेट का बात है, नॉट फॉर कांग्रेस। बीजेपी ऑल्सो आज IPL में भिड़ेगी मुंबई और RCB। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो 5 T20 मैच होना है उसमें से 3 शुरुआत के मैचों में तिलक वर्मा नहीं खेल सकते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल इशू। जब मोदी जी खुद विपक्ष में थे ना, इतने शानदार शानदार मुद्दे उठाते थे ना, सुन के ना दिल को सुकून मिलता था कि हाँ कोई नेता आने वाला है 2014 के बाद। इतना ज्यादा सुकून मिलता था, ऐसा लगता था कि हमारे देश का कुछ हो सकता है। हमारे देश में जो इतना ज्यादा बेरोजगारी है, इतना ज्यादा करप्शन है, इतना ज्यादा गैस का जो दाम बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, रुपये का जो इतना स्थिति खराब है, सब बढ़िया होगा। क्योंकि ये सब सारे मुद्दे जो थे ना मोदी जी उठाते थे जब विपक्ष में थे तब। तो सुन के ना अच्छा लगता था कि सच में अब हम भी अमेरिका जैसा बनेंगे। चलो अमेरिका नहीं तो कम से कम छोटे मोटे देश के जैसा तो बनेंगे ही, हमारी स्थिति तो सही होगी। बट जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए ना, अब जितने भी ये सब पॉइंट थे ना, ये सब मुद्दे थे ना, अब कोई उठाता है ना तो पता नहीं उसके साथ कौन कौन सा मुकदमा लग जाए। वो सारे मुद्दे गायब हो गए, सारे के सारे मुद्दे गायब हो गए। अब पता है कौन सा टॉपिक चलने लगा? हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, यही 2 टॉपिक बचा हमारे देश में। और इसी से
यही टॉपिक 2014 से लेके अभी तक चल रहा है, यही सिर्फ चल ही रहा है। हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, बस। बाकी जितने भी मोदी जी टॉपिक उठाते थे वो सब के सब साइड हो गए। मतलब जब विपक्ष में थे तो जितने भी टॉपिक पे वो बातें करते थे वो सारे के सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब एक भी टॉपिक पे कोई बात नहीं कर सकता है उस पर, वरना उस पर धाराएं लग जाएंगे देशद्रोह कानून के अंदर। सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ बोलोगे तो लोग आपको गाली बकने लगेंगे। आप हिंदू हो फिर भी आपको गाली बकेंगे, हिंदू वाले लोग ही गाली बकेंगे। क्या वो सब जो मुद्दे थे, अब मोदी जी को वो सब मुद्दे सब लग रहा है कि सब बढ़िया है, हमारा देश अमेरिका बन गया? क्या लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि जिस मुद्दे पे आप सरकार बनाए, जिस मुद्दे पे आपने कांग्रेस को भगाया, भ्रष्टाचार पे भगाया, इतने ज़्यादा रेप हो रहे थे इस पे भगाया, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, वो सेम चीज़ आप करवा रहे हो, आपके राज्य में हो रहा है। आपके जितने विधायक, MP, MLA हैं, सब के सब रेपिस्ट हैं, ऑलमोस्ट रेपिस्ट हैं, ऑलमोस्ट क्रिमिनल्स हैं, जेल जाते हैं, छूट के आते हैं। जितने भी बाबा हैं ऑलमोस्ट रेपिस्ट हैं, उन पे सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है, ये चलता है, वो चलता है, छूटते हैं, आ जाते हैं वापस फिर। तो क्या यही हमारा देश हम ऐसा चाहते थे? मनरेगा में पैसों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। पता है कितने पैसों का हेराफेरी? 302 करोड़ से ज्यादा का। और ये रिकॉर्ड पता है कितने दिनों का है? ओनली 8 महीने का रिकॉर्ड है। 8 महीने में इतना ज्यादा धोखाधड़ी हुआ है। इसमें शामिल पता है कौन कौन है? ठेकेदार, अधिकारी और बैंक मैनेजर। और सबसे ज्यादा मामला पता है कहां का है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, मतलब 25 राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का ये आंकड़ा है। हर एक राज्य में एक ना एक जिला ऐसा है जहां पे गड़बड़ी हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है मजदूरों के साथ। केंद्र सरकार से पैसा ले लिया जाता था और राज्य में ऐसा शो किया जाता था कि पैसा मजदूरों को दिया जा रहा है, बट ठेकेदार, बैंक मैनेजर और अधिकारी आपस में बांट लेते थे। अब ये सिर्फ इनके पास तो ये पैसा रहता नहीं होगा। मान लिया आंध्र प्रदेश की बात है या तमिलनाडु की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, सरकार तो जरूर इसमें संलिप्त होगी। बिना सरकार के तो ये कोई काम होगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ हम इसमें कांग्रेस को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सब स्टेट में कांग्रेस का तो राज्य है नहीं। पश्चिम बंगाल में भी इसमें घोटाला आया है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है इसमें। तो फिर सब ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मनरेगा में सिर्फ कांग्रेस भ्रष्टाचार करती थी? क्योंकि ये रिकॉर्ड खुद भारत सरकार जारी की है। इस रिकॉर्ड में ये सब मामले हैं। 302 करोड़। और पैसे की हेराफेरी पता है कैसे होता था? पैसे आते थे केंद्र सरकार के पास से, हर एक स्टेट में, वहां से पैसे निकलते थे और ऐसा शो कर दिया जाता था छोटे छोटे टुकड़ों में कि यहाँ पे ये बना है, यहाँ पे डैम बना है, यहाँ पे मजदूर को ये दिया गया, मजदूर को वो दिया गया। और जबकि ग्राउंड लेवल पे वो उसका काम ही नहीं हुआ है कभी। मान ली कोई डैम के लिए पैसा निकला, कोई ग्राउंड लेवल पर तालाब बनाने के लिए निकला, उसका काम ही नहीं हुआ है कभी। सोचो, तो क्या सिर्फ अधिकारी, ठेकेदार और बैंक मैनेजर के तीनों के मिले भगत से ये काम हो सकता है बिना सरकार के लिप्त के? इतना बड़ा घोटाला हो रहा था। 100 दिन का काम दिया गया, 100 दिन में से एक दिन भी काम नहीं दिया गया, पैसे निकाल लिया गया और भ्रष्टाचार। क्या जो जो इसमें संलिप्त है केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये हर एक स्टेट का बात है, नॉट फॉर कांग्रेस, बीजेपी ऑल्सो। जब मोदी जी खुद विपक्ष में थे ना, इतने शानदार शानदार मुद्दे उठाते थे ना, सुन के ना दिल को सुकून मिलता था कि हाँ कोई नेता आने वाला है 2014 के बाद। इतना ज्यादा सुकून मिलता था, ऐसा लगता था कि हमारे देश का कुछ हो सकता है। हमारे देश में जो इतना ज्यादा बेरोजगारी है, इतना ज्यादा
करप्शन है, इतना ज़्यादा गैस का जो दाम बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, रुपये का जो इतना स्थिति खराब है, सब बढ़िया होगा। क्योंकि ये सब सारे मुद्दे जो थे ना मोदी जी उठाते थे जब विपक्ष में थे तब। तो सुन के ना अच्छा लगता था कि सच में अब हम भी अमेरिका जैसा बनेंगे। चलो अमेरिका नहीं तो कम से कम छोटे मोटे देश के जैसा तो बनेंगे ही, हमारी स्थिति तो सही होगी। बट जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए ना, अब जितने भी ये सब पॉइंट थे ना, ये सब मुद्दे थे ना, अब कोई उठाता है ना तो पता नहीं उसके साथ कौन कौन सा मुकदमा लग जाए। वो सारे मुद्दे गायब हो गए, सारे के सारे मुद्दे गायब हो गए। अब पता है कौन सा टॉपिक चलने लगा? हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, यही दो टॉपिक बचा हमारे देश में। और इसी से यही टॉपिक 2014 से लेके अभी तक चल रहा है, यही से चल ही रहा है। हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, बस बाकी जितने भी मोदी जी टॉपिक उठाते थे वो सब के सब साइड हो गए। मतलब जब विपक्ष में थे तो जितने भी टॉपिक पे वो बातें करते थे वो सारे के सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब एक भी टॉपिक पे कोई बात नहीं कर सकता है उस पर, वरना उस पर धाराएं लग जाएंगे, देशद्रोह कानून के अंदर। सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ बोलोगे तो लोग आपको गाली बकने लगेंगे। आप हिंदू हो फिर भी आपको गाली बकेंगे, हिंदू वाले लोग ही गाली बकेंगे। क्या वो सब जो मुद्दे थे, अब मोदी जी को वो सब मुद्दे सब लग रहा है कि सब बढ़िया है, हमारा देश अमेरिका बन गया? क्या लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि जिस मुद्दे पे आप सरकार बनाए, जिस मुद्दे पे आपने कांग्रेस को भगाया, भ्रष्टाचार पे भगाया, इतने ज़्यादा रेप हो रहे थे इस पे भगाया, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, वो सेम चीज़ आप करवा रहे हो, आपके राज्य में हो रहा है। आपके जितने विधायक, MP, MLA हैं, सब के सब रेपिस्ट हैं, ऑलमोस्ट रेपिस्ट हैं, ऑलमोस्ट क्रिमिनल्स हैं, जेल जाते हैं, छूट के आते हैं। जितने भी बाबा हैं ऑलमोस्ट रेपिस्ट हैं, उन पे सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है, ये चलता है, वो चलता है, छूटते हैं, आ जाते हैं वापस फिर। तो क्या यही हमारा देश हम ऐसा चाहते थे? भाई क्या मैच था यार, डी क्लर्क के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मतलब IPL का आगाज अगर इतने शानदार तरीके से हो तो पैसा वसूल है भाई, मतलब 100% पैसा वसूल। टीवी पे देखने वाले दर्शकों के लिए भी और स्टेडियम में जाके मैच देखने वाले दर्शकों के लिए भी शानदार। डी क्लर्क क्या पारी खेली है भाई। लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए था, 6 बॉल पे 18 रन, भाई 20 रन बना दी। मतलब शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त, मजा आ गया भाई। हालांकि मुंबई इंडियंस शुरू से हावी रही RCB पे, शुरू से आउट होने के बाद भी मुंबई इंडियंस जब बैटिंग कर रही थी तब भी कैच छूट रहे थे RCB से, बट ओवरऑल RCB मैच जीत गई। मतलब अगर IPL का आगाज ऐसे मैच के साथ हो तो दर्शकों का दिल तो गदगद हो जाता है भाई। सस्पेंस बना रहा लास्ट बॉल तक, क्या होगा क्या होगा। जब 6 बॉल पे 18 रन था तब भी 4 बॉल 2 बॉल डॉट हो गया, उसके बाद 4 बॉल पे 18 रन बना है। मतलब शानदार मैच हुआ भाई, शानदार। 2 बॉल डॉट चला गया था, पता है लास्ट का 6 बॉल में जब 18 रन चाहिए था 2 बॉल डॉट चला गया था, उसमें डी क्लर्क ने रन रोटेट नहीं की और सारा बॉल खुद ही खेली, भाई साहब जिता दी। मतलब RCB बीच के उस दौर में इतना खराब स्थिति में पहुंच गई थी कि लग रहा था कि 154 रन भी बनाना RCB के लिए मुश्किल साबित हो जाएगा, 154 रन भी। बट डी क्लर्क ने भाई उसने साबित किया कि भाई हम फिनिशर हैं, अभी रुको, अभी हम हैं, अभी हम हैं भाई, अभी हम हैं। हालांकि RCB ने स्टार्टिंग अच्छा किया था, स्मृति मंदाना के साथ स्टार्टिंग अच्छा हुआ था। RCB ने 40 रन तक एक विकेट भी नहीं आउट हुआ, बट जैसे स्मृति मंदाना का विकेट आउट हुआ फिर धर 8 से 10 रन के बीच में 3-4 विकेट डाउन, तो स्थिति RCB के लिए खराब हो गया था। लेकिन डी क्लर्क ने स्थिति को संभाला, अच्छे से बैटिंग की और लास्ट ओवर तक मैच को ले गई और शानदार तरीके से मैच को RCB के झोली में डाल दी। हालांकि
मुंबई ने भी कसर नहीं छोड़ी थी। हरमनप्रीत कौर ने जान लगा दिया था भाई साहब, बॉलिंग चेंज कर कर के चर्चा कर कर के आरसीबी को परेशान किया हमेशा। बट ओवरऑल आरसीबी मैच जीत गई और आरसीबी फैंस के लिए खुशियों का दिन है भाई। एक्चुअली मैं आरसीबी का फैन हूं तो मैं खुश हूं, क्योंकि मैच हालांकि दोनों साइड जा सकता था। एक बॉल का फर्क था, एक विकेट का फर्क था। अगर ये डी क्लॉक आउट हो जाती तो मैच आरसीबी कब का टाटा बाय बाय हो जाता। बट ओवरऑल आरसीबी जीत गई। हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे केंद्र में बीजेपी के गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, फिर भी आए दिन गौ हत्या, गौ तस्कर का मामला आप लोग को सुनाई जरूर देता होगा सोशल मीडिया के द्वारा, हर एक शहर का। जब हम हिंदू हैं, हमारी सरकार हिंदू है, तो इतने बड़ी मात्रा पे गौ तस्करी क्यों हो रहा है? अभी आपको मध्य प्रदेश की घटना बताता हूं। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, हमारी हिंदू राष्ट्र की सरकार है। वहां पे इतने बड़े मामले पे, बड़े दर्जे पे क्यों पकड़ा रहे हैं? गौ तस्करी के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? जबकि हिंदू संगठन के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, फिर भी वो क्यों चल रहे हैं? जो जहां पे जो गौ हत्या होती है वो सब क्यों चल रहा है? बुचड़खाना या जो भी बोलते हैं वो क्यों चल रहे हैं? इसका जवाब है किसी के पास? सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता है। ग्राउंड लेवल पे हम गाय को माता मानते हैं ना, फिर भी इतने बड़े लेवल पे क्यों हो रही है गौ तस्करी? गायों को क्यों मारा जा रहा है? और गायों को बहुत बेरहमी तरीके से मारा जा रहा है। और ये एक शहर का बात नहीं है, आप दिल्ली ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, जहां भी ले लो। और ये पता है सबसे मेन बात क्या है? ये उस जगह पे ज्यादा हो रहा है जहां पे हिंदू लोग ज्यादा रह रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बातें करते हैं, मध्य प्रदेश में आए दिन, अभी हाल फिलहाल ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में गौ माता का मांस पकड़ाया है। और हिंदू संगठन वाले यहाँ पे आगे आए हैं, उसके बावजूद भी वो कंप्लेन भी कर रहे हैं प्रशासन को, उसके बावजूद भी इतने बड़े लेवल पे गौ हत्या हो रही है। जबकि हमारे शहर, हमारा राज्य, हमारा केंद्र में बीजेपी सरकार है, हिंदू राष्ट्र की सरकार है, फिर भी इसलिए इतने बड़े लेवल पे गौ तस्करी हो रही है। यहां से बहुत ज्यादा मीट बाहर जाता है, आप लोग को ये बात पता ही होगा। फिर हम कैसे कहें? इसी में कोई कमेंट करके बोलेगा कि ये गलत बोल रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, गाली बकेगा, ये करेगा, वो करेगा। भाई ग्राउंड लेवल पे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? चीजों को एक्सेप्ट तो करो। जो दिखता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका न्यूज चैनल बोल रहा है, आपका रिपोर्ट बोल रहा है, ये सब चीजें आप ही जाहिर करते हो। लेकिन दिक्कत क्या होता है? आप नहीं पढ़ते हो और मैं पढ़ता हूं तो मुझे इसके बारे में नॉलेज होता है। आप नहीं पढ़ते हो किसी रिपोर्ट को तो आपको पता नहीं होता, इसलिए आप सिर्फ गाली बकने आ जाते हो। पढ़ा करो भाई। ऐसा क्यों होता है? जहां जहां चुनाव होना होता है, जहां जहां इलेक्शन होना होता है, वहीं वहीं ईडी, सीबीआई एक्टिव होती है। उसी राज्य में ये दोनों संस्थाएं ज्यादा एक्टिव होती है। ऐसा क्यों है? क्या बीजेपी गवर्नमेंट या हमारी रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट है, वो वहां पे स्थिति को अपने कंट्रोल में करने के लिए दोनों एजेंसियों का उपयोग करती है? क्या लगता है आपको? पीछे का हम रिकॉर्ड देखें तो स्थिति तो यही जाहिर करती है कि जहां जहां इलेक्शन होता है या जो पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के लीडर बीजेपी के खिलाफ जाती है, उसके खिलाफ ये ईडी और सीबीआई आगे बढ़ती है। जैसे ही उसके पार्टी में वो बंदा आ जाता है या वो नेता आ जाता है तो ईडी और सीबीआई सब शांत हो जाते हैं। वैसे ही पश्चिम बंगाल में अप्रैल और मई के बीच में इलेक्शन होना है और वहां पे सियासी जो होता है गर्मा चुका है। राजनीतिक गलियारा का जो सियासी माहौल होता है ना, वो पूरा गर्मा चुका है। ममता बनर्जी और ईडी के बीच में कल काफी तीखी नोखी झोंक देखने को मिला। आप लोग ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे। ममता बनर्जी कुछ आरोप लगा रही है, ईडी कुछ और आरोप लगा रही है। बट मेरा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है, क्या ये सब चीजें
इलेक्शन से पहले नहीं हो सकता था? अगर आपको कोई बेईमान लगता है, आपको कोई भ्रष्ट लगता है, आपको कोई भ्रष्टाचारी लगता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई आप पहले क्यों नहीं करते हो? जैसे इलेक्शन आने वाला रहता है उस समय आपकी अंदर की देशभक्ति जागती है? या फिर मेरा सवाल ये है, जैसी कोई कैंडिडेट, जैसी कोई लीडर दूसरी पार्टी से छलांग लगाकर आपकी पार्टी में आ जाती है तो फिर उसके सारे करप्शन माफ हो जाते हैं? वो फिर वॉशिंग पाउडर में धोया हुआ सुपर निरमा पाउडर बन जाता है क्या वो? ऐसा क्यों होता है? हमें और आपको ये चीज समझना होगा कि आप सिर्फ दूसरे को करप्ट बोल के आप अपने या आपके अंदर जो करप्शन है उसको आप छिपा नहीं सकते हो। और ये आपको हमेशा बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जो हमारे देश को धीरे 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 खोखला कर रहा है, मैं उस सोच के खिलाफ हूं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ये गलत होता है? या तो आप बिहार का इलेक्शन देख लो, बिहार का इलेक्शन में सेम हुआ, वैसे ही अब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन में हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी थोड़ी स्ट्रांग लीडर है, सामने आ जाती है। कितना तकलीफ लगता है ना। अमेरिका बार बार इंडिया पर टैरिफ लगा देता है, कहता है रसिया से तेल मत खरीदो वरना टैरिफ लग जाएगा, और लगा भी देता है। यही काम अमेरिका चाइना के साथ करता है। जितना चाइना पे टैरिफ लगाता है, चाइना भी उतना ही उस पर लगा देता है। कहता है हम इंडिया थोड़ी है भाई। एक बार फिर ईरान विद्रोह की चपेट में पड़ गया है। ईरान में 200 लोगों की मृत्यु हो गई है। करीब 2 से 3 हजार लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके कारण पुलिस के द्वारा किया गया बल प्रयोग का भी विद्रोह हो रहा है। ये जो सारा घटना ईरान में हो रहा है, इसके पीछे ईरान की जो मुद्रा रियाल है उसको लेके है, क्योंकि रियाल की स्थिति ईरान में काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसके कारण लोगों को बेसिक चीजें खरीदने भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल जब इंसान की बेसिक चीजें भी नहीं मिलती है तो जनता आक्रोशित होती है। वहाँ की जो सरकार है, अली खामनेई, उनका कहना है कि ये अमेरिका द्वारा भड़काया हुआ विद्रोह है। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान सरकार उन मासूम जनता पे जो विद्रोह कर रहे हैं, अगर उन पे अगर गोलीबारी की तो अमेरिका उसका करारा जवाब देगा और वॉर ऐसा जगह करेगा, ऐसा जगह चोट मारेगा जिसकी दर्द ईरान को काफी टाइम तक होगा। तो अभी ईरान और अमेरिका के बीच में तू मैं का गेम चल रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि स्थिति क्या होने वाला है। वहां तख्ता पलट होगा, सत्ता पलट होगा ईरान में या नहीं, या फिर अमेरिका वहां दखलंदाजी किस हद तक दे सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान का दुश्मनी काफी टाइम से चल रहा है। जब से इजराइल भी और ईरान के बीच में जब युद्ध हुआ था, थोड़ा सा हमला हुआ था, उसमें ईरान का साथ ना देके अमेरिका इजराइल का साथ दिया था। इसको लेके भी टेंशन थोड़ा सा ज्यादा है। और अमेरिका राष्ट्रपति का कहना है कि जैसा निकोलस मादुरो का साथ हुआ था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ हुआ था, वैसे कहीं ईरान के साथ ना हो जाए। उनका बार बार ईरान को लेके बयानबाजी चल रहा है और उनका कहना है कि जल्दी वो ईरान छोड़ के रसिया भागने वाले हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का बयानबाजी ईरान को लेके काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। वही ईरान के जो वहाँ के शासक है वो अमेरिका राष्ट्रपति को लेके काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ, ये वो फलना फलना ऐसा वैसा। आने वाला वक्त में क्या होगा मुझे नहीं पता, बट इन सब चीज़ों में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो आम पब्लिक को करना पड़ता है, आम जनता को करना पड़ता है। क्योंकि ये तो फ्लाइट लेंगे निकल लेंगे, हवाई जहाज लेंगे निकल लेंगे, पर्सनल जेट लेंगे निकल लेंगे। परेशानियों का सामना 200 लोग की मृत्यु हो गई है, जो चले गए वो कभी आ नहीं सकते हैं। अभी दिल्ली का विधानसभा सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र। तो मोदी जी को जो दिल्ली के मेयर हैं वो फोन करते हैं, हेलो मोदी जी। हाँ बे बोलो।
मोदी तो देखिए ना, बार बार ना सत्र में ना चीज़ें खराब हो रहा है, चलने दे ही नहीं रही है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। क्या किया जाए मोदी जी? अबे नहीं चलने दे रही तो अच्छा है ना भाई, मत चला, शोर शराबा करने दे। अगर तू चलने देगा बढ़िया से तो तेरे पोल खुल जाएंगे, फिर वो शिक्षा पे बात करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे, है ना, हेल्थ पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, सड़कों पे बात करेंगे। अच्छा मत चलने दे। ठीक है मोदी जी, अब एक ही सिद्धांत चलते हैं, ठीक है? हम भी कहते हैं कि आम आदमी नहीं चलने दे रही है, ठीक है मोदी जी? ठीक है, ऐसी किया कर, थोड़ा दिमाग लगाया कर, 2014 से टिके हुए हैं हम, ठीक है ना भाई? ठीक है मोदी जी।